गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो बेसिक गणित है उसको हम शुरुआत से सीखना शुरू करते हैं। आज हम लोग संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारी जो गणित है यह गणित दशमिक पद्धति पर आधारित है। दशमिक पद्धति पर आधारित है। इसका दूसरा नाम दशमलव पद्धति भी है। इसका दूसरा नाम दशमलव पद्धति भी है। और दशमिक पद्धति इसको कहते क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो अंक है वह 10 है और इन्हीं 10 अंकों को मिलाने से हम अनंत तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। चूंकि अंक 10 है इसीलिए इसका नाम दशमिक या दशमलव पद्धति है। वो कौन कौन से अंक हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 हुआ और उसमें एक 0 सम्मिलित हो गया। तो ये 10 अंक मिलकर दशमिक पद्धति को बनाया है। और इसी 10 अंकों के मिलने से हम अनंत तक की संख्या को लिख सकते हैं। इन्हीं 10 अंकों को मिलाने के बाद हम कितनी संख्या को लिखते हैं? अनंत तक की संख्या को लिख सकते हैं। तो इसी संख्या पर आधारित आज का क्लास है। तो सबसे पहला है प्राकृत संख्या। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। तो इसका सरल परिभाषा है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपके पास वस्तु दिया गया है, 1 है, 2 है, ये कई प्रकार का वस्तु है। ऐसे बना हुआ है तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। आपको बोलेगा कि ये आकृति कितनी है, तो आप जो इसको गिनना शुरू कीजिएगा, इसको कहिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। आपने जो गिनती का शुरुआत किया कहां से किया? आपने गिनती का शुरुआत 1 से किया, ना कि 0 से किया। आपने गिनती का शुरुआत कहां से किया? 1 से किया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गिनती की संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से होगा? 1 से होगा। इसको गिनती करते जाएंगे, इसको गिनती करते जाएंगे और करते करते कहां तक गिनती पूरी हो जाएगी? ये गिनती अनंत तक पूरी होगी। प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है
आप जितना गिनते जाइए वह उतना ही संख्या बनती चली जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। इसका नाम दूसरा क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो गिनती की संख्या की शुरुआत 1 से होती है और गिनते गिनते कहां तक चले जाते हैं? अनंत तक चले जाते हैं, फिर भी इसका कोई अंत नहीं है। आइए दूसरा, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या के आगे, गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है। तो क्या बोला? गिनती की संख्या के आगे में आप इसको देखो, जैसे गिनती की संख्या आपको बोले तो गिनती की संख्या बोले तो आपको याद क्या आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए प्राकृत संख्या, क्योंकि गिनती की संख्या किस में आती है? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या में आती है। और गिनती की संख्या को क्या लिखते हैं? 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, कहां तक? तो ये अनंत तक। इस गिनती की संख्या के आगे में यदि आप शून्य लगा देते हैं तो यह जो नया परिवार बना, यह जो शून्य से शुरुआत होकर जो नया परिवार बना, इस नए परिवार को क्या कहते हैं? इस नए परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या हो, गिनती की संख्या के आगे में आप शून्य लगा दीजिए तो जो नया परिवार बनकर तैयार हुआ, शून्य से शुरुआत होते हुए अनंत तक, इस नए परिवार को क्या कहेंगे? इस नए परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः पूरी तरह से, यानी पूरा पूरा कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, एक उदाहरण लेते हैं, 7 5 3 8, इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, हासिल 1, बचा कितना? 1 बचा, 5 2 सती 14, कितना बचा? 1 बचा, वहां से आया 3, 2 छक 12,
बाकी बचा 1, वहां से उतरा 8, 2 नंबर 18। ये पूरा पूरा विभाजित हो गया ना। अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि यह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो गया है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 7 6 0 3 5। अब इसमें 2 से भाग देते हैं। 2 तिया 6, वहां से उतरा 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 0 दे दो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? इसको 0 बार में भाग देना है। तो 2 गुना 0 कितना हो गया? 0। अब ये कट हुआ, वहां से उतरा 3, 2 एक्का 2, बाकी कितना बचा? 1, वहां से उतरा 5, 2 सती 14। आपका शेषफल कितना बच गया? आपका शेषफल 1 बच गया। तो कहता क्या है ये कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बचता है तो यह सम संख्या नहीं है, यह सम संख्या नहीं है। तो आपको क्या मिला कंक्लूजन? कि सम संख्या वही है, सम संख्या वही है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। सम संख्या वही है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। बच्चों, अगर विभाज्यता का नियम जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर जीरो, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी संख्याएं सम संख्या है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया 32 को छोड़िए, 35। दूसरा संख्या दिया 4, 3, 7, 5, 9। तीसरा संख्या दिया 2, 8, 9, 7, 6, 3, 7, 4। और चौथा संख्या दिया आपको 3, 8, 7, 9, 2, 6, 4, 3। आपको पूछे कि इनमें कौन सम संख्या है,
आपसे क्या क्वेश्चन किया, इनमें कौन सम संख्या है? तो आपको कोई सोच विचार नहीं करना है, सीधा क्या करना है, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इसमें देख लेना है, हमको इकाई स्थान ही देखना है और कुछ नहीं देखना है, इकाई स्थान ही देखना है। तो इकाई स्थान पर देखते हैं कि ये जो संख्या है इसके इकाई स्थान पर 4 है। इकाई स्थान पर 4 है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। बस इतना सा पहचान करना है सम संख्या का कि उसके इकाई स्थान को देखिए, इकाई स्थान पर अगर आपका 0, 2, 4, 6 या 8 मिल जाए, उसको क्या बोल देना है, उसको सम संख्या बोल देना है। दूसरा आपका क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या तो इसका क्या परिभाषा है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो भाई हमने सम का क्या पहचान किया, हमने सम का पहचान किया कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो इसको छोड़कर इकाई स्थान पर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। इन इकाई स्थान पर इन सभी अंकों को छोड़ देंगे तो विषम संख्या के इकाई स्थान पर कौन होगा, विषम संख्या के इकाई स्थान पर कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। बस इतना इकाई स्थान पर आप इतने सारे अंक को देख लेंगे। इन अंकों को अगर आपको इकाई स्थान पर ये अंक मिल जाते हैं तो इन अंक मिलने के बाद उस संख्या को क्या बोल देंगे, उस संख्या को विषम संख्या बोल देंगे, सम संख्या नहीं बोलेंगे, ये विषम संख्या है। इतना सा ही पहचान है सम और विषम का। सम आपको बोलेगा तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कहां हो, तो इकाई स्थान पर हो। कहां हो, इकाई स्थान पर हो तो उसको क्या बोल देंगे, सम। और ये सभी संख्या 1, 3, 5, 7 या 9 कहां हो, तो वो भी इकाई स्थान पर हो। किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 होगा, वह कैसी संख्या कहलाएगा, वह सम संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में बच्चों, चलते हैं आगे। अगली संख्या बताइए, अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम बोलिए, रूढ़ संख्या। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या होता है, गुड। तीसरा नाम बोलिए, संयुक्त संख्या। इसका तीसरा नाम भी है असंयुक्त संख्या।
तो बच्चों इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हटते हैं टॉपिक से। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं। क्या टॉपिक से हटते हैं कि हमको थोड़ा सा गुणनखंड निकालने के लिए आना चाहिए। हमको क्या गुणनखंड निकालने के लिए आना चाहिए? आपके पास है 15। इस 15 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग जाता है? 15 किन किन संख्याओं से, किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? उसे उस दी गई संख्या का, उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहेंगे। बाबू 15 है, 15 में किससे किससे भाग लगेगा? 15 में 1 से भाग लगेगा, 15 में 3 से भाग लगेगा, 15 में 5 से भाग लगेगा, 15 में 15 से भाग लगेगा। तो 1, 3, 5, 15 ये जो डब्बे में बंद है, ये सभी 15 के गुणनखंड हैं। ये सभी 15 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड का दूसरा नाम भी होता है ना बेटा? दूसरा नाम क्या होता है? अपवर्तक या विभाजक। अपवर्तक या विभाजक, सही बोले। इसका दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक। और तीसरा नाम क्या है? विभाजक। विभाजक क्या होता है? भाग देने वाला, जिससे कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको विभाजक बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। आपको एक उदाहरण दे रहे, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण आपको दे देते हैं 7 का। 7 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है बच्चे? 1 से और 7 से। इसका 2 ही निकला। चलिए 2 अगर निकला तो इसको क्या कहेंगे? 1 और 7 को क्या कहेंगे? यह जो है 7 का गुणनखंड है। यह क्या है? यह 7 का गुणनखंड है। 1 और 7 7 का गुणनखंड है। 1 और 7 7 का अपवर्तक है। और क्या? 1 और 7 7 का विभाजक है। ये होता है आपका क्या? गुणनखंड या अपवर्तक। किन्हीं संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। सिर्फ क्या करना है? वैसी संख्या को ढूंढना है जो संख्या उस संख्या को भाग दे दे। आपको बोल दिया रे बाबू 30 के अपवर्तक को लिखें। 30 के अपवर्तक।
तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड है, अपवर्तक का तीसरा नाम विभाजक है। इसका मतलब किन किन संख्याओं से 30 में भाग लग सकता है, आपको यही ज्ञात करके बताना। तो सबसे पहले एक तो सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, यानी एक जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी प्राकृत संख्याओं का अपवर्तक एक होता है। एक हो गया। अब इसमें 30 से भाग कौन दे सकता है? पूरी तरह से 2 दे देगा, फिर 3 दे देगा, 5 देगा, 6 देगा, और कौन देगा भाई? 10 देगा, 15 देगा और 30 देगा। यानी 30 के अपवर्तक कौन कौन है? 1 2 3 5 6 10 15 30। इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? 30 का अपवर्तक कहेंगे, 30 का गुणनखंड कहेंगे, 30 का विभाजक कहेंगे। ये सिखाना था। यही सिखाने के बाद आपको क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या का परिभाषा। चलिए तो लिखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बेटा इसका दूसरा नाम है ऋण संख्या, इसका तीसरा नाम है असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसे क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां कहने का तात्पर्य है 2 गुणनखंड का मतलब 2 अंक ही उसको विभाजित करे। जैसे आप देखिए 7 एक उदाहरण दिए थे आपको, तो 7 का गुणनखंड कौन कौन सा है? 7 का गुणनखंड 1 है और 7 है। 2 ही ऐसी संख्या है जो 7 को विभाजित करेगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया? इसका 2 गुणनखंड हो गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं 13। 13 में किन किन संख्याओं से भाग पूरी तरह से लग सकता है? तो 13 में 1 से भाग लगेगा और 13 से भाग लगेगा। तो ये भी तो इसी संख्या में गिनती आ गया। ये भी तो अभाज्य संख्या ही है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। अगर सिर्फ 2 गुणनखंड होगा तो वह क्या कहलाएगा? वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तीसरा उदाहरण देते हैं आपको। चलिए 13 छोड़ के अब आते हैं 14 पे। 14 में 1 से भाग लगेगा, 14 में 7 से भाग लगेगा और 14 में 14 से भाग लगेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? इसके 3 गुणनखंड हुए। इसके 3 गुणनखंड हुए। आपको क्या बोला गया? सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। इसमें कितने हो गए? 3 गुणनखंड। इसका मतलब ये क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है।
अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हैं। 3 गुणनखंड होने के कारण यह क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्या? अच्छा, 2 छूट गया है। चलिए, इसमें 2 से भी भाग लगेगा, कोई बात नहीं। इसके कितने गुणनखंड हो गए? अब 4 गुणनखंड हो गए। इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो 2 से तो अधिक है ना। 2 से अधिक होने के कारण इसके यह कैसी संख्या है? यह अभाज्य संख्या नहीं है। बाद में पता चलेगा कैसी संख्या है। आपको एक उदाहरण 1 का दे रहे हैं। 1 का गुणनखंड कौन है? 1 का गुणनखंड 1 है, और कोई तो नहीं है। अगर 1 का गुणनखंड 1 है तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? इसके गुणनखंडों की संख्या 1 हो गई। 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। आपको क्या बोला? सिर्फ, शब्द को देखिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से अधिक। ना 2 से कम ना 2 से अधिक अभाज्य संख्या के लिए। तो इसका मतलब है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी अभाज्य संख्या का अगर शुरुआत करते हैं तो कहां से करेंगे? 2 से। क्यों करेंगे? 2 का गुणनखंड 2 है। 3, 1 और 3, 5, 1 और 5। इन सबों का कितने गुणनखंड हैं? इन सबों का 2 गुणनखंड है। इसलिए क्या कहेंगे? वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। आपको इसमें एक क्वेश्चन और दिख रहा है हमको। अगर आपको कह दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एक ऐसी सम संख्या का नाम लिखिए जो अभाज्य संख्या है, तो वो सम संख्या 2 है जो सम संख्या अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, या वैसी सम संख्या जो अभाज्य है वह कौन है? वह 2 है। आगे बढ़े। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, उसमें एक क्वेश्चन दे सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है वो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं? चलिए बच्चों, ऊपर वाले का जवाब दीजिए। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। अरे भाई, प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होता है, 1 2 3 अनंत तक। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो गया। और ये पूर्ण संख्या कौन है?
तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से होता है? पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता है। 0 1 2 3 अनंत तक। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में नहीं समाएगा? हाँ सर। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समा जाएगा। इसका मतलब है कि इसका उत्तर है हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन ये और आपका ये मिल रहा है ना, इसीलिए उसका उत्तर हाँ हो गया। अब इसमें आते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से हुआ? 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। और प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से हुआ? 1 2 3 इंफिनिटी तक। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती हैं, क्या इसमें यह जाकर समा सकता है? नहीं। क्यों नहीं समा सकता? तो इसमें एक 0 ऐसा है जो 0 प्राकृत संख्या में नहीं है। अगर इसको उधर समाना चाहेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, इसलिए यह पूरी तरह से उसमें समा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या देंगे बच्चों? नहीं। नहीं देंगे इसका उत्तर। इसको ध्यान में रखिएगा।